नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन क्रिया। हम जो भी भोजन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कई ऑर्गन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और उन ऑर्गन्स को कलेक्टिवली हम एक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आपके खाने के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थिंग्स होती हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डीएनए, आरएनए, बिकॉज एवरी लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। तो इस भोजन को जो ये हम भोजन लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स रूप में होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ढेर सारी एंजाइम्स और बायोकैटालिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है एक सेट ऑफ ऑर्गन में चलता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, पाचन नाल कहते हैं। ये 30 फीट लॉन्ग होती है और ये पाचन नाल जो है एलिमेंट्री कैनाल मुख में ओपन होती है और एंड होती है एनस में। तो आइए फिर देखते हैं भोजन कहाँ से जाता है और कैसे डाइजेस्ट होता है। तो जब हम मुख से भोजन लेते हैं, माउथ से भोजन लेते हैं तो वो बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स के जो हैं 3 भाग होते हैं, ओसोफेरिंग्स, मीजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। और यहाँ जब भोजन आता है फिर यहाँ से ईसोफेगस में जाता है, ग्रास नली में। और ग्रास नली में जैसे ही भोजन आता है यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, रिदमिक मूवमेंट, जिसमें भोजन जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट शुरू होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से भोजन जो है वो स्टमक में आता है। देखिए यहाँ माउथ से हम लिए, बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में एंटर किया, यहीं पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और ये फिर यहाँ से भोजन जो है हमारे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा भोजन स्टमक में आता है फिर उसके बाद जो है भोजन जो है यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डिओडेनम, अग्रांत, जिजुनम, मध्यांत, इलियम, शेष आंत। ये 3 आंत होता है। इन तीनों आंत में जब इन तीनों आंत में भोजन आता है तो भोजन जो है पच चुका रहता है। फिर यहाँ पे पचने के बाद जो है एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, यानी जितने भी पोषक तत्व हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो डिओडेनम में तो भोजन जो है पचता है, लेकिन जेजुनम और इलियम में जो है भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। यह क्योंकि यहीं पे माइक्रोविल्लाई पाई जाती हैं जो रसांकुर होते हैं, रेशे जैसी आकृति में होते हैं रसांकुर, और ये भोजन का या पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर इसके बाद भोजन जो है जो भी बचा हुआ शेष मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यानी बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलोद, बृहद्रांत, सीकम, अंधनाल या अवशेषी अंग, और रेक्टम, मलाशय। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में शिफ्ट कर दिया जाता है और रेक्टम से जो है वो जो भी वेस्ट मटेरियल है गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हुआ डाइजेशन। लेकिन अब डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी सेल क्या बना रही हैं और कौन सा एंजाइम क्या एक्शन कर रहा है। तो आगे हम उसके बारे में, जैसा कि आपको पता है, आगे पढ़ा चुके हैं कि भोजन का डाइजेशन जो है मुख्य रूप से बक्कल कैविटी, मुख गुहा, आमाशय, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही होता है। और भोजन में 3 जो है मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो आइए देखते हैं किसका कहाँ डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी टॉलुइन, जैसा कि हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्च जो है
कार्बोहाइड्रेट का मेन कंपोनेंट स्टार्च होता है। स्टार्च में जब टॉलुइन मिलता है, जो सलाइवा होती है, हमारी लार मिलती है, तो वो स्टार्च को जो है माल्टोज, डाइसैकेराइड, स्मॉलर पॉलीसेकेराइड में चेंज कर देती है। फिर बक्कल कैविटी से जो है भोजन ट्रांसफ़र होता है स्टमक में। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट जो है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर वो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे जो माल्टोज है, यानी जो मुख बक्कल कैविटी से जो माल्टोज हमें मिला था, स्टार्च से माल्टोज में चेंज हुआ था, वो माल्टोज, उस माल्टोज में पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज जो होता है, वहाँ से पैंक्रियाटिक जूस जो है एमाइलेज एंजाइम होती है, ये दोनों मिलकर माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। और डाइसैकेराइड स्मॉलर पॉलीसेकेराइड को इंटेस्टाइनल जूस, माल्टोज इन्वर्टेज, एमाइल पेक्टिनेज मिलकर जो है ग्लूकोज फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी ये दोनों जो है माल्टोज, डाइसैकेराइड, स्मॉलर पॉलीसेकेराइड, ये दोनों जो है ग्लूकोज फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और यही ग्लूकोज जो है ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब सेकेंड है बक्कल कैविटी, सेकेंड है फैट। फैट का जो है डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता है। स्टमक में भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन शुरू होता है। यहाँ पे फैट में बाइल जूस जो है, बाइल जूस मिलकर फैट को इमल्सिफाइड पायसीकृत वसा यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाज से एक एंजाइम निकलती है पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि इसको फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है। फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है। ये तो छोटे लेवल पे है, लेकिन जो बड़े लेवल पे आप जब पढ़ेंगे तो बाइल जूस जो बनता है लीवर में, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और फाइनली रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाज में जो जूस बनता है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और छोटी आंत में छोड़ा जाता है फैट के ऊपर। तो ये फैट जो है ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में चेंज किया जाएगा। फिर इस पर बाइल जूस काम करेगा, जो कि इसको छोटे छोटे बाइल जूस जो है फैट को छोटे छोटे स्मॉल माइसीलर स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है, जिसको हम कायरोमाइक्रॉन कहते हैं, जिसको हम कायरोमाइक्रॉन कहते हैं। कायरोमाइक्रॉन में जब चेंज हो जाएगा तो ये जो है लैक्टियल फॉर्म में लीवर तक पहुंचाया जाता है। लैक्टियल फॉर्म में चेंज करके लीवर तक पहुंचाया जाता है और जहाँ लीवर पर फैट पर बायोसिंथेसिस होती है। बायोसिंथेसिस होकर फिर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन इन शॉर्ट आप देखेंगे कि फैट पर बाइल जूस वर्क करता है और ये इमल्सिफाइड होकर पायसीकृत वसा में चेंज होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होता है और पैंक्रियाटिक लाइपेज यानी पैंक्रियाटिक जूस इस पे आता है, मिलकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया था, जो कि फैट का सिंपल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन जो है बक्कल कैविटी में नहीं होता है। बक्कल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में जो है प्रोटीन पर जो है पेप्सिन और HCl एसिडिक मीडियम जो होता है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम होती है, मिलकर पेप्टोन बनाते हैं। प्रोटीन को स्टमक में पेप्सिन और HCl मिलकर पेप्टोन बना देते हैं। और बच्चों में जो है ये कैसीन पर, क्योंकि बच्चों में जो वो मिल्क लेते हैं तो उनमें कैसीन नामक प्रोटीन होती है, तो उस पर जो है रेनिन एक होता है, रेनिन एंजाइम, वो वर्क करती है, इसको कैसिनोएट में चेंज कर देती है, जो कि एसिडिक मीडियम है। फिर उस पर पेप्सिन वर्क करती है और फाइनली पेप्टोन में चेंज कर दिया जाता है। फिर ये जो है
ये पेप्टोन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। दो एंजाइम हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये इंटेस्टाइन में इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे ही इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो जो एक्टिव फॉर्म वाला ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो पेप्टोन पर रिएक्शन करके, जो एक्टिव वाला है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, पेप्टोन पर रिएक्शन करके डाईपेप्टाइड और पेप्टाइड में चेंज कर देता है। पेप्टोन को डाईपेप्टाइड और पेप्टाइड में चेंज कर देता है और फिर इस पे इंटेस्टाइनल जूस जो है वो रिएक्ट करके एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, जो कि एल्कलाइन फॉर्म में होता है, यानी बेसिक मीडियम होता है। एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये तो रहा डाइजेशन। और इसमें कुछ और सेल्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं जिनका कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज करती है। और एक पेरिएटल सेल है, पेरिएटल सेल जिसे चीफ सेल भी कहते हैं, ये पेप्सिन रिलीज करती है। ये दोनों मिलकर जो है गैस्ट्रिक जूस, यानी इसको हम गैस्ट्रिक, दोनों को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल और पेरिएटल सेल को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड दोनों को मिलाकर, ऑक्जेंटिक सेल को और पेरिएटल सेल को, ये रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, दोनों को